हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम करने वाले हैं कलाम एकेडमी का जो चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका माइनर टेस्ट थर्ड। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, ₹800 की एक राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में ₹1000 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होने वाली है। यानी कि मूलधन दे रखा है और आपको दर ज्ञात करनी है। समय दे रखा है 2 वर्ष और ब्याज जुड़ने के बाद जो मिश्रधन होता है वो आपको दे रखा है 1000। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है भाई। इसमें साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसको करना था सॉल्व। और इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 12.5 जो है वो इसकी दर रहने वाली है, यानी कि 12.5% के दर से इसको ब्याज मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 7/8 है, यानी कि मूलधन का जो ब्याज है वो 7/8 है और वार्षिक ब्याज दर क्या रहने वाली है। तो एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 7/8 है तो वार्षिक ब्याज दर क्या रहने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही रहने वाला है, यानी कि 17.5% की दर से अगर ब्याज दर ली जाए तो मूलधन जो है वो ब्याज है वो मूलधन का 7/8 हो जाएगा भाई। ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/21 है तो ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या रहने वाली है। यानी कि इसमें दे रखा है आपको कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का 16/25 है, यानी कि कह सकते हैं कि अगर 25 मूलधन है तो इसमें 16 है वो ब्याज है, तो 16/25 का ये मतलब होता है भाई। और ब्याज की वार्षिक दर की वर्षों की संख्या के बराबर है, जो वार्षिक दर है वो इसके वर्षों की संख्या के बराबर है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या रहने वाली है भाई। तो इसमें आपके रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसमें वार्षिक दर जो है वो 8% रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, देखो एक निश्चित राशि पर 6% की वार्षिक दर से 5 वर्ष तथा 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 25.8 रुपये है तो राशि क्या रहने वाली है। इसमें आपको दर दे दी है, समय दे दिया और ब्याज का अंतर दे दिया और पूछा है कि इसमें आपके मूलधन क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा कि इसमें 430 रुपये राशि रहने वाली है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, पहले 5 वर्ष का ब्याज निकाल लो, फिर 6 वर्ष का ब्याज निकाल लो और मूलधन दोनों में सेम रहेगा तो इसमें भी एक्स आ जाएगा, इसमें भी एक्स आ जाएगा। और फिर वो साधारण वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100 वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप आराम से इसको ज्ञात कर सकते हो। इसमें आपको एक्स का जो मान मिलेगा वो 430 मिल जाएगा। ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, 5 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 5 गुना हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही रहेगा भाई कि इसमें आपके हो जाएगा 10 वर्षों में, यानी कि 5 वर्षों में वो स्वयं की 3 गुनी हो रही है तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो अगले 5 वर्षों में वो 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि लगभग 10 वर्षों के अंदर देखा जाए तो साधारण ब्याज की दर से वह राशि स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में? तो 10 वर्षों में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। और इसमें भी वही फॉर्मूले से यूज़ करना है आपको कि एक में एक्स रखना है तो दूसरे का 3 गुना हो गए, 3x रख दो भाई। और समय आपको 1 वर्ष दे रखा है, इसमें भी समय 1 वर्ष दे रखा है और निश्चित राशि है तो उससे आराम से आप ज्ञात कर सकते हो फॉर्मूला से तुलना करके। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहने वाला है, यानी कि तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, देखो ₹2500 की एक राशि चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में ₹8100 हो जाती है तो 4 वर्ष पश्चात राशि क्या हो जाएगी। यानी कि राशि आपको दे रखी है 2500 और चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है और निश्चित दर से 2 वर्षों में हो रही है 8100, तो 4 वर्षों में कितना हो जाएगी। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, 2500 इस 8100 में से घटा दो तो ब्याज आ जाएगा और ब्याज आपके पास है, समय आपके पास है और मूलधन आपके पास है तो आराम से आप इसमें वर्षों की संख्या, दर की संख्या ज्ञात कर लो और दर आने के बाद 4 वर्ष पश्चात आराम से हो जाएगा क्योंकि आपके पास दर मिल जाएगी, समय है और मूलधन है तो इससे आराम से आपके हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही होगा कि जो 4 वर्ष पश्चात संख्या होगी वो हो जाएगी भाई 26,244 रहने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, एक निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज दर से 2 वर्षों में ₹7,200 हो जाती है तो मूल धनराशि ज्ञात करो। यानी कि आपको इसमें दर दे दिया है और इसमें ब्याज की चक्रवर्ती ब्याज दर से 2 वर्ष यानी कि समय दे दिया और आपको जो मिश्रधन प्राप्त हो रहा है वो दे दिया 7,200 और पूछा है कि इसमें मूल राशि क्या है। तो उसी फॉर्मूले से यूज़ करना है। 3 राशि आपको दे रखी है, 1 राशि अज्ञात है तो आराम से उसमें आपके ज्ञात हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही रहेगा कि इसमें जो मूल धनराशि थी वो 5,000 रुपये थी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखो,
एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹45 है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो इसमें आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है, तो इसमें दोनों फॉर्मूलों को इस अंतर के बराबर कर दो। जैसे भाई सरल ब्याज का फॉर्मूला लिखो, यहाँ पे माइनस करो, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लिखो और बराबर कर दो आप 45। इस 45 से तुलना करोगे तो इसमें राशि पूछिए तो राशि x मान लो, तो राशि तो साधारण ब्याज में भी x रहने वाली है, चक्रवृद्धि ब्याज में x रहने वाली है, तो लास्ट में आपके x का मान आ जाएगा और सामने 45 दे ही रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को अगर सॉल्व करोगे तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, यानी कि 2880 रुपये हो जाएंगे। तो ये इसकी मूल राशि थी 2880 रुपये थी, जिसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों का 45 रुपये आएगा। आप आराम से फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, कितने समय में ₹1000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹1331 हो जाएगी। यानी कि इसमें 10% दे रखा है, आपको दर दे रखी है, रुपये दे रखे हैं आपको 1000, और पूछ रहे हैं कि कितने वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में, यानी कि टाइम पूछा आपको इसमें, और 1331 हो जाती है तो ब्याज कितना हो गया, 1000 रुपये तो मूलधन थी, तो 331 रुपये से ब्याज आ गया, तो ब्याज आ गया आपके पास। और इस फॉर्मूले से आराम से आप इसमें ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि 3 राशि आपको दे रखी है और 4 फॉर्मूले में होती है, तो एक राशि अज्ञात है तो आराम से ज्ञात कर लोगे भाई, x मान लो उसको और x मान के कर लोगे आराम से। तो इसमें आपके समय रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3 वर्षों के अंदर 1000 रुपये जो है वो 1331 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, ₹16,000 का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति 6 माही देय है, यानी कि प्रत्येक 6 माह के अंदर ब्याज दिया जा रहा है, तो 6 माही के लिए आपको इसका ब्याज ज्ञात करना है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें अगर 6 माही बोलते हैं ना, तो इसमें जो दर दे रखी है उसको आप आधा कर दो और समय को दोगुना कर दो। तो दर इसमें दे रखा है 5% वार्षिक दर, तो दर को कर दो भाई आधा, और जो वर्ष दे रखे 2 वर्ष दे रखे थे, तो इसमें आपको समय को कर देना दोगुना, क्योंकि अगर 1 वर्ष अगर आप लेते हो तो इसमें होते हैं 12 महीना, ठीक है। तो 6 महीने कितने हो गए टाइम पीरियड, तो 2 हो गए भाई 6 महीने के, तो 6 महीने का ये अलग ब्याज आएगा और इसका फिर अलग ब्याज आएगा। तो इस प्रकार हम समय को तो 2 से गुणा कर देते हैं और जो ब्याज दर होती है उसको हम 2 से भाग दे देते हैं, क्योंकि 12 महीने की 5% थी, तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी 5/2, और इसमें भी 5/2, और ये पहले 1 था पूरा और अब ये 2 अलग अलग भागों में हो गया, तो इसको आप समय को 2 से गुणा कर दो, सिंपल। तो इसमें अगर आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही रहने वाला है, यानी कि 810 रुपये आपके इसमें रहने वाला है भाई। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 810 रुपये। और अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ₹5000 को 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो इसमें आपको मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है, समय दे रखा है, तो दोनों फॉर्मूला का अंतर आराम से ज्ञात कर लो आप, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और उससे आप आराम से ज्ञात कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही रहने वाला है, कि इनका ब्याज का जो अंतर आएगा वो 155 रहने वाला है भाई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों में ₹1460 और 3 वर्षों में 1606 हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, कि ब्याज दर जो है वो 10% रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज होगा, यानी कि मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है, और इसमें समय जो है वो आपको दे रखा है दिनों के अंदर, तो 219 दिन दे रखे हैं, तो इसमें आपके आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ब्याज कितना आएगा 75 रुपये इसका ब्याज आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, किसी राशि पर 9% वार्षिक दर 4 वर्षों में 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 630 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूलों का अंतर करो, आराम से आ जाएगा, क्योंकि इसमें केवल मूलधन ही अज्ञात है, बाकी समय आपको दे रखा है 4 वर्ष और 5 वर्ष, और दर दे दिया आपको 9%, अंतर दे दिया आपको 630, तो आराम से ज्ञात कर लो भाई। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कि इसमें आपके जो मूलधन रहने वाला है वो 7000 रुपये रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्षों के अंत में 500 रुपये हो जाती है तथा 3 वर्ष के अंत में 570 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो देखो भाई, 2 वर्ष पूरे होने पर कितना ब्याज हो रहा है 500 रुपये, ठीक है, और 3 वर्ष पूरा होने पर कितना हो रहा है 570 रुपये, तो इन दोनों का अंतर निकाल लो आप, 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, तो 3 वर्ष का ब्याज अगर 570 रुपये हो जाती है और 2 वर्ष के अंत में 500 रुपये हो जाती है, तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया 70 रुपये आ गया,
तो 1 साल का ब्याज 70 रुपये है, तो समय आपके पास 1 साल आ गया। इससे आप दर ज्ञात कर लो पहले, और वही दर आगे रहने वाली है 2 वर्षों के लिए भी और 3 वर्षों के लिए भी, तो इससे आप आराम से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही रहेगा कि 19.44% जो है वो ब्याज दर रहने वाली है अभी। फिर आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्न में से आर्य सभ्यता से प्राप्त अवशेष नहीं है, मतलब कौन से अवशेष है जो आर्य सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही रहने वाला है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है वो आर्य सभ्यता से नहीं मिले हैं। बाकी आभूषण और आभूषण सहित शवदान मिला है, धूप में सुखाई गई ईंटें भी मिली है, रंगाई छपाई में प्रयुक्त ठप्पे भी मिले हैं, लेकिन पशुपालन के जो साक्ष्य है वो यहाँ से नहीं मिले हैं भाई। तो इसका 16 का ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, राजस्थान में सिरोही का विलय कितने चरणों में संपन्न हुआ था? क्योंकि सिरोही को पहले गुजरात में मिला दिया था और फिर कुछ धरना प्रदर्शन हुए तो फिर इसको वापस राजस्थान में मिलाया, लेकिन राजस्थान में मिलाने के लिए भी इसके कुछ हिस्सों में मिलाया, पहले माउंट आबू को मिलाया फिर सिरोही को मिलाया, ऐसे करके इसको 2 भागों के अंदर मिलाया गया था। यानी कि 2 चरण लगे सिरोही को मिलने के लिए, क्योंकि पहले माउंट आबू वाले एरिया को मिला दिया और फिर सोचा कि नहीं यार पूरा सिरोही आया नहीं, फिर उन्होंने हड़ताल की राजस्थान के क्रांतिकारियों ने, तो फिर इसको पूरा का पूरा सिरोही है वो राजस्थान के अंदर मिलाया गया। कहा कि सिरोही है जो राजस्थान का भाई सिर है, और सिर के बगैर तो कोई शरीर होता ही नहीं है, तो फिर सिरोही को पूरा का पूरा इसमें मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 है वो आपके राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब व किसकी अध्यक्षता में की गई? तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1938 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके सही रहेगा 1938, और गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में की गई थी। तो ये ध्यान रखना, प्रजामंडल से क्वेश्चन आ रहे हैं प्रत्येक एग्जाम के अंदर आएंगे और आगे भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई है और अध्यक्षता किसने की है? तो गोपीलाल यादव ने की है अभी। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा है वो सुमेलित नहीं है? तो इसका आपके देखो, डाबड़ा हत्याकांड है वो 13 मार्च 1947 को हुआ था, बिल्कुल सही है। गोविंदपुरा हत्याकांड जो हुआ था वो 13 जुलाई 1923 को हुआ था, बिल्कुल सही है भाई। और जयसिंहपुरा हत्याकांड होता है वो 21 मार्च को नहीं हुआ था, ये आपके गलत रहने वाला है, वो 21 मार्च को नहीं हुआ था। और डाबी हत्याकांड है वो 2 अप्रैल 1923 को हुआ था, ये भी सही है। तो इसका आपके 19 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही रहने वाला है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो जयसिंहपुरा हत्याकांड जो है वो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई, राजस्थान में प्रथम भील विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के अंदर प्रथम भील विद्रोह जो हुआ था वो आपके 1818 के अंदर हुआ था और उदयपुर में हुआ था, क्योंकि उदयपुर में भील थे उसमें भाई, महाराणा प्रताप की सेना के अंदर ज़्यादा सर्वाधिक भील सिपाही थे, तो भील कहाँ होंगे? उदयपुर में होने वाले हैं। तो ये सिरोही वाला तो ऑप्शन पहले ही कट कर दो इसको। तो उदयपुर के अंदर हुआ था और 1818 के अंदर हुआ था भाई। फिर इनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे एमबीसी की स्थापना की थी, मेवाड़ भील कोर जो कि 1841 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबरी की हत्या का संबंध किस सैनिक छावनी से? यानी कि कौन सी सैनिक छावनी के अंदर इन दोनों को मार दिया गया था, स्पॉटिस वुड और न्यूबरी को? तो इसका आपके रहने वाला है नसीराबाद के अंदर, क्योंकि नसीराबाद यहीं से शुरुआत होती है और यहीं से शुरुआत पहले इन दोनों की बलि से हुई थी। मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबरी, इन दोनों को मार गिरा था भाई यहाँ पे। और पैनी की तो आपको पता ही है, वो हृदय आघात आ गया था उसको, बेचारे को हार्ट अटैक आ गया था। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, नाना भाई खाट का संबंध किस गांव से था? तो नाना भाई खाट का संबंध आपके रहने वाला है रास्तापाल घटना, क्यों हम सुनते हैं ना रास्तापाल घटना, पढ़ाते ही अभी स्कूलिंग इसको स्तर पर पढ़ाते हैं कि रास्तापाल कांड हुआ था वो कालीबाई भीलबाला कालीबाई के नाम पे। तो नाना भाई खाट का संबंध किस गांव से था? तो रास्तापाल गांव, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन सा जो ग्रंथ है वो आपके राजशेखर द्वारा रचित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमीरायण। हमीरायण जो है वो इसके द्वारा रचित नहीं है। बाकी कर्पूर मंजरी राजशेखर ने लिखी है, हरविलास राजशेखर ने लिखी है, और विद्वसाल भंजिका ये भी अपने राजशेखर ने लिखी है, लेकिन हमीरायण है वो इनकी रचना नहीं रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो भाई, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन है? यानी कि माउंट आबू के अंदर जो परमार वंश थे उनके संस्थापक कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि धूमराज जो थे वो आबू के परमार वंश का संस्थापक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई हवा महल का निर्माण है वो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हवा महल का निर्माण कब करवाया था, किसने करवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था भाई, ये ध्यान रखना। और क्यों करवाया था? क्योंकि रानियों को वो जयपुर की गणगौर देखनी थी, तो उनके लिए अलग अलग खिड़कियाँ वगैरह बना के करवाया था। और इसमें खिड़कियों की संख्या कितनी है? तो 953 खिड़कियाँ भाई, ध्यान रखना।
तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो भाई, जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दल थंबन की उपाधि दी थी? यानी कि जहांगीर ने मारवाड़ के एक शासक को दल थंबन की उपाधि दी थी, और वो शासक हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, यानी कि महाराजा गज्जय सिंह जो है उनको दल थंबन की उपाधि दी थी भाई। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, बूंदी के रंगमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो बूंदी के रंगमहल का निर्माण है वो छत्रसाल ने करवाया था भाई। तो ये ध्यान रखना, बूंदी के रंगमहल का निर्माण किसने करवाया? तो छत्रसाल ने। और बूंदी को और किस नाम से जानते हैं भाई? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। तो ये भी ध्यान रखना, बूंदी को बावड़ियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सर्वाधिक बावड़ियाँ वहीं पे है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, आहड़ संस्कृति को किस उपनाम से जाना जाता है? तो आहड़ संस्कृति को धूलकोट भी कहते हैं, और ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, और लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का केंद्र भी कहते हैं। बिल्कुल, यानी कि उपरोक्त तीनों है वो सही रहने वाले हैं। इसको धूलकोट भी कहते हैं, ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, लाल काले मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाल और काले रंग के जो बर्तन है वो सर्वाधिक मिले थे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो भाई, वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? यानी कि वृहद राजस्थान जो था उसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वल्लभ भाई पटेल ने किया था वृहद राजस्थान का उद्घाटन। यानी कि जब बड़ी बड़ी रियासतें हैं वो मिल गई थी तो फिर वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। और क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 देखो भाई, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी? तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 के अंदर होती है, और नैनूराम शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो हाड़ौती प्रजामंडल नैनूराम शर्मा 1934। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, इसमें निम्नांकित किसान आंदोलन व संबंधित नेताओं में सही सुमेलित नहीं है। यानी कि किसान आंदोलन दे रखे हैं और उससे संबंधित नेता के नाम दे रखे हैं, तो कौन सा नेता है वो किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो उसमें आपको देखना है। तो इसका आपके देखो, इसमें किसान जो बीकानेर किसान आंदोलन था उसमें तो कुंभाराम आर्य बिल्कुल सही है। कुंभाराम आर्य ने नेतृत्व किया था इसका, उन्होंने इसकी सबसे पहले शुरुआत की थी बीकानेर के अंदर। वो बीरबल उस समय वो शहीद हो गया था, वो इन्हीं के द्वारा वो किया गया था पूरा प्रोग्राम, और वहाँ पे बीरबल वगैरह सभी आए हुए थे, तो उन पर गोलियाँ चला दी तो बीरबल वहाँ पे शहीद हो गए थे। और बिजोलिया किसान आंदोलन जो था वो फतेहकरण चारण बिल्कुल सही है, ये भी इनके नेता थे। और बरड़ आंदोलन के अंदर नैनूराम, बिल्कुल नैनूराम शर्मा बरड़ के अंदर भी है, और बेंगू के अंदर भी है, और हाड़ौती के अंदर भी इनका नाम आता है। लेकिन करौली किसान आंदोलन के अंदर ठाकुर देशराज जी थे, ये नहीं है भाई, ये गलत है। ठाकुर देशराज जी भरतपुर साइड में थे, और ये जो बिजोलिया वगैरह थे इसमें भी लास्ट में आए थे तीसरे चरण के अंदर। तो इसमें 31 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 है वो आपके सही रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखो, राजस्थान में 18 शतम की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? तो एजीजी कौन थे भाई? इसमें आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ये तो आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि 18 शतम क्रांति में इन्हीं का नाम तो हम बार बार सुनते हैं कि पैट्रिक लॉरेंस आ गया, और इसके बेटे को ही मार दिया था बेचारे के, अलेक्जेंडर को ही। एरिनपुरा बटालियन ने इसके बेटे से ही शुरुआत की थी कि तू सबसे पहले। और क्वेश्चन नंबर 32 देखो भाई, तो 32 का तो ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, निम्नांकित व्यक्तित्व व उनके कार्य क्षेत्र में सही सुमेलित नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि निहाल चंद है वो साहित्यकार नहीं है, निहाल चंद है वो चित्रकार थे। ठीक है भाई, प्रमोद करण शेट्टी चिकित्सा थे, सुरजी भगत समाज सुधारक थे, अल्लाह जिलाबाई मांड गायिका है, लेकिन निहाल चंद है वो चित्रकार है, न कि साहित्यकार। तो 33 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रत्यार शासक को नारायण की उपाधि से विभूषित किया गया? यानी कि ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर नारायण के नाम से किसे उपनामित किया गया था? तो इसका हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, यानी कि नाग भट्ट प्रथम जो है उनको ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण की उपाधि दी गई है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो भाई, अर्थुणा के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अर्थुणा नामक स्थान पे मंडलेश्वर जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, चामुंडा राय नामक शासक ने इनका निर्माण करवाया था, मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, वो भी अर्थुणा के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखो भाई, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था? यानी कि कौन सा शासक है प्रथम जिसने मुगलों की सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी? तो वो थे अभी अपने जयपुर के शासक भारमल। तो भारमल जी ने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, निम्न में से किस नाम से राव चंद्रसेन को नहीं जाना जाता? यानी कि इनको विस्मृत नायक भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, भूला बिसरा राजा भी कहते हैं, प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन राठौड़ों का यूलिसेस नहीं कहते भाई, ये ध्यान रखना। ये उपाधि हमारे वीर दुर्गादास राठौड़ जी की है कि राठौड़ों का यूलिसेस भी उनको कहते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, किस सभ्यता स्थल से खिलौना बैलगाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी कि कौन सी सभ्यता से बैलगाड़ी के जो खिलौने बनाए जाते हैं छोटे बच्चों के लिए वो प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके हो जाएंगे भाई कालीबंगा से। यानी कि कालीबंगा की जब खुदाई हुई थी तो वहाँ से बैलगाड़ी जैसे खिलौने मिले थे, एक गाड़ी भी और आगे बैल, लकड़ी के बैल। ठीक है, तो इस प्रकार के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा के अंदर मिले हैं। कालीबंगा कहाँ पे है? तो हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना भाई, हनुमानगढ़। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें 39 के अंदर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 कि जो संयुक्त राजस्थान है वो है वो आपके 25 मार्च 1948 को नहीं हुआ था, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी मत्स्य 18 मार्च 1948 को और वृद्ध राजस्थान 30 मार्च 1949 को, और 30 मार्च को फिर राजस्थान दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस दिन पूरा लगभग संपूर्ण राजस्थान एकट हो गया था। और एक दो बचे थे सिरोही वगैरह, ये अलग थे, बाकी पूरे राजस्थान का एकीकरण हो गया था उस समय। और संयुक्त वृद्ध राजस्थान तो 15 मई 1949 को ये संयुक्त वृद्ध राजस्थान हुआ था। और लेकिन ये जो संयुक्त राजस्थान वाला है ये गलत है, ये 25 मार्च नहीं है। ठीक है, तो 39 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 है वो सही रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखो, निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना राजपुताना से बाहर जाकर की गई थी? यानी कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर जाकर करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे तो वहाँ के शासक और अंग्रेज करने दे नहीं रहे थे। तो भाई वो आपके रियासत आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 40 में बीकानेर रियासत। यानी कि बीकानेर प्रजामंडल के अंदर राजस्थान से बाहर जाकर के इनकी स्थापना करनी पड़ी। तो कलकत्ता साइड में इनकी स्थापना हुई थी प्रजामंडल की, और तो जो कि राजस्थान से बाहर ही अभी राजपुताना से बाहर जाके की थी बीकानेर प्रजामंडल की। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? तो इसमें आपके आ जाएगा सागवाड़ा के अंदर। यानी कि शोभालाल गुप्ता और किस स्थान पर? तो सागवाड़ा नामक स्थान पर जाके हरिजन और भीलों के विकास के लिए एक आश्रम की स्थापना की, जिसका नाम क्या, कौन सा स्थान है? सागवाड़ा नामक स्थान रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखो, 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने अहुआ पर आक्रमण किया? तो 20 जनवरी 1858 के अंदर जो कर्नल होम्स आते हैं उन्होंने इस पर आक्रमण करके अहुआ के अंदर फिर शांति व्यवस्था बनाए रखी थी, क्योंकि पहले मैकमोहन गया था, उसको तो बेचारे को लटका दिया था। और उससे पहले जैसे 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध होता है, उसमें अंग्रेजी सेना को हारना पड़ा, और तब फिर कर्नल होम्स को बुलाया और होम्स ने फिर इससे अहुआ जो क्रांतिकारी थे उनको यहाँ से भगा दिया और यहाँ पे शांति व्यवस्था स्थापित कर दी थी। और सुगाली माता, आपको ध्यान रखना, सुगाली माता इनकी क्रांतिकारियों की देवी के नाम से भी जानते हैं। तो क्रांतिकारियों की देवी सुगाली माता और युद्ध की देवी कौन है? तो तनोड़ माता। ये 2 नाम ध्यान रखना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर 1 आपके सही हो जाएगा, कर्नल होम्स गया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, डूंगर जी जवार जी का संबंध किस जिले से है? तो डूंगर जी और जवार जी का संबंध आप देखोगे कि इनका संबंध शेखावटी से है, यानी कि सिक्कर साइड से इनका संबंध आता है भाई। तो डूंग जी और जवार जी कहाँ से आते हैं? सिक्कर जिले से। इनको लोक देवता के रूप में पढ़ते हैं कि डूंगर जी जवार जी है वो लूटपाट करते थे और वो वापस आम जनता के अंदर वो पैसे बांट देते थे, यानी कि राजा महाराजाओं को लूटते थे और जनता में बांटते थे। तो वो तो भाई जनता के लिए मसीहा हो गई, इसलिए इनकी पूजा भी की जाती है डूंगर जी और जवार जी की। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो करौली के अंदर जो मदन मोहन मंदिर बना हुआ है इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसमें यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके सही हो जाएगा कि मदन पाल ने करवाया। यानी कि मदन मोहन मंदिर है, नाम से पता चल रहा है, अभी मदन आ रहा है, इसका मतलब मदन लाल ने करवाया। ठीक है ना, तो मदन मोहन मंदिर कहाँ स्थित है? तो करौली में स्थित है। किसने निर्माण करवाया? तो मदन लाल ने करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो भाई, मालदेव राठौड़ के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? यानी कि मालदेव राठौड़ के बारे में कुछ बताया गया है, उसमें से असत्य कथन है वो आपको छांटना था। तो मालदेव को हसमत वाला शासक भी कहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है भाई, इसको हसमत वाला शासक भी कहते हैं। मालदेव व बीकानेर के राव जैतसी में पहोबा या साहिबा का युद्ध होता है, बिल्कुल पहोबा और साहिबा का युद्ध होता है, और इसमें मालदेव विजयी होता है और बीकानेर वालों को बीकानेर छोड़ के भागना पड़ता है। ठीक है, और मालदेव की मृत्यु पर रूठी रानी उमद सती हुई थी, बिल्कुल इनकी पगड़ी के साथ सती हुई थी, जिसे महासती के नाम से भी जाना जाता है। जो अगर किसी मतलब पति की किसी निशानी के साथ अगर आप सती हो रहे हो कोई, तो उसको महासती कहते हैं भाई। और एकमात्र महासती है वो रूठी रानी उमादे थी। तो मालदेव की मृत्यु पर रूठी रानी उमादे सती हुई थी, बिल्कुल सही है। और
वर्ष 1541 और 42 में शेरशाह सूरी व मालदेव के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध होता है। तो ये तो भाई सही नहीं है आपके, यानी कि 45 के अंदर आपके ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत रहने वाला। ये 1541-42 में नहीं है, ये 41-42 में ये आपके साहिबा और ये पाहिबा वाला युद्ध होता है शायद। 1544 में ये गिरी सुमेल वाला होता है युद्ध। तो ये 45 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत रहने वाला है, ठीक है ना। फिर आ जाओ भाई आप क्वेश्चन नंबर 46 पर कि गुइल वंश के संस्थापक बप्पा रावल एंड काल भोज ने मानमोरी को पराजित कर अपनी राजधानी किससे बनाया था। यानी कि गुइल वंश के संस्थापक कौन थे, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है बप्पा रावल या फिर काल भोज, और उन्होंने मानमोरी को पराजित किया था और अपनी राजधानी या वो किसको बनाया था, नागदा को बनाया था भाई। तो नागदा उदयपुर को सबसे पहले राजधानी बनाया था। तो ये भी ध्यान रखना कि गुइल वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो नागदा थी, ठीक है ना। और संस्थापक कौन है, तो बप्पा रावल जी है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर 2 है, उससे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखो भाई, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली और मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत की थी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि एरिनपुरा के जो सैनिक है उन्होंने ये नारा दिया था। उसमें भी शिवनाथ सिंह जी ने, अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह जी ने नारा दिया था कि चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। क्वेश्चन नंबर 48 देखो भाई, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, यानी कि किस क्रांतिकारी को राजस्थान का मंगल पांडे के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि अमरचंद भाटिया जी जो है वो राजस्थान के मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बीकानेर से थे और राजस्थान के प्रथम शहीद के रूप में भी इनको जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले फांसी इन्हीं को दी थी। इन्होंने झांसी की रानी की हेल्प की थी। ग्वालियर के जो ये ग्वालियर के कुछ कोषाध्यक्ष थे, तो वहाँ से जितना भी खजाना था वो झांसी की रानी को दे दिया था, हेल्प कर दी थी उनकी, तो इनको फिर फांसी दे दी गई थी भाई। तो राजस्थान के मंगल पांडे भी कहते हैं, राजस्थान का प्रथम शहीद भी कहते हैं, प्रथम क्रांतिकारी भी कहते हैं, तो वो अमरचंद भाटिया जी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखो कि ओसिया में भगवान महावीर को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। तो ओसिया के अंदर जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किस शासक के काल में हुआ था, तो वो आपके आ जाएगा भाई वत्सराज प्रतिहार जो है उसके काल में हुआ था, यानी कि प्रतिहार काल में इसका मंदिर का निर्माण हुआ था, और वो भी शासक कौन था, तो वत्सराज प्रतिहार। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, आंवल बावल की संधि किन के मध्य हुई थी। तो आंवल बावल की संधि तो आप सबको पता ही है, मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य हुई थी, और मेवाड़ में थे कौन, महाराणा कुंभा, और अपने मारवाड़ में कौन थे, तो मारवाड़ में थे राव जोधा, यानी कि राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य जो संधि होती है वो आंवल बावल की संधि होती है भाई। तो ये ध्यान रखना, 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था, यानी कि आज़ादी के समय जो राजस्थान राज्य है वो किस श्रेणी का था, तो द्वितीय श्रेणी का था, यानी कि कुछ रेवेन्यू के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था। तो इसमें राजस्थान का जो नंबर था वो श्रेणी नंबर 2 में था भाई। तो 51 का क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में कलकत्ता के अंदर होती है, और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना भी कलकत्ता में हुई थी, क्योंकि बीकानेर के शासक तो करने दे नहीं रहे थे, इसलिए यहाँ पे कलकत्ता में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, माधव सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था, यानी कि माधव सिंह और गोविंद सिंह जी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से था। तो माधव सिंह जी और गोविंद सिंह जी हमारे अलवर किसान आंदोलन में थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपके सही हो जाएगा भाई, कि माधव सिंह जी और गोविंद सिंह जी का संबंध कहाँ से था, तो अलवर किसान आंदोलन से रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। तो भीलों से संबंधित कोई भी सुधार की नीति, कोई भी आंदोलन, इनको एकत्र करने के लिए तो आ जाए तो आपको करना है संत माओ जी, ठीक है ना। तो संत माओ जी ने ही भीलों को लसाड़िया आंदोलन में एकत्रित किया और उनमें कुछ सुधार करने का भी वहाँ पे प्रस्ताव रखा कि आप में ये सुधार होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा, कि संत माओ जी ने वो लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था। तो 54 नंबर का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 55 देखो भाई, निम्नांकित रियासत व पॉलिटिकल एजेंट में सही सुमेलित नहीं है। कुछ रियासत दे रखी है और उनके पॉलिटिकल एजेंट भी दे रखे हैं, और आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मेवाड़ के अंदर बिल्कुल सही है, मेजर शावर्स थे, और शासक कौन थे, तो स्वरूप सिंह थे। मारवाड़ में मैक मोशन थे, और शासक कौन थे, तखत सिंह थे। सिरोही के अंदर बर्टन, ये गलत है भाई, सिरोही में बर्टन नहीं है, सिरोही में द रॉक थे। और भरतपुर के अंदर मॉरिसन बिल्कुल सही है, भरतपुर में मॉरिसन थे, जसवंत सिंह थे शासक। और सिरोही वाला जो है ये मेजर बर्टन नहीं है।
मेजर बर्टन का संबंध कोटा से था। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही रहने वाला है कि सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट है वो मेजर बर्टन नहीं थे, ये कोटा के थे और सिरोही के थे रॉक। ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 56 देखो, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो रूपायन संस्थान, कोमल कोठारी और विजयदान देता बिल्कुल सही है, ये इनके संस्थापक है और जोधपुर के अंदर इसका मुख्यालय है रूपायन संस्थान का। क्वेश्चन नंबर और इसका ऑप्शन नंबर 2 देख लो, जीवन शिक्षा कुटीर रत्न देवी शास्त्री बिल्कुल सही है, हिरालाल शास्त्री जी के परिवार से ही है। और विद्यार्थी भवन झुंझुनू दुर्गा प्रसाद चौधरी, नहीं भाई ये गलत है भाई, दुर्गा प्रसाद चौधरी जी ने इसका निर्माण नहीं किया था, ये इन्होंने, तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है आपके गलत रहने वाला है। और नागौर चरखा संघ और खद्दर भंडार का स्थापना बाल मुकुंद बिस्सा बिल्कुल सही है, बाल मुकुंद बिस्सा जी ने की है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके गलत रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 57 देखो भाई, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? इनकी रानी जी की जो बावड़ी है इनका निर्माण किसने करवाया? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, नाथावती रानी ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 58 देखो भाई, सर्वप्रथम किस शासक ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया था? तो सबसे पहले मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाने वाले राव चुंडा, क्योंकि ये मंडोर है और राव चुंडा को दहेज में मिला था, इसलिए मंडोर को राजधानी बनाई थी किसने? तो राव चुंडा ने बनाई थी भाई। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो सागरमल गोपा तो आपको पता ही है भाई, जैसलमेर से थे, क्योंकि इनको जिंदा जला दिया गया था जैसलमेर शासकों के द्वारा। इन्होंने लिखी थी किताबें, गुंडा राज है, जैसलमेर का गुंडा राज वगैरह किताबें लिखी थी। तो सागरमल गोपा जी कहाँ के निवासी थे? तो जैसलमेर के निवासी थे। 59 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखो भाई, पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? तो इसमें आपको देखो, इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, बिल्कुल सही है, पी सत्यनारायण राव समिति ने की थी। और इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की, ये भी सही है कि ये सेंटर में है, तो इसको लोक सेवा वाला आयोग जो है वो अजमेर में रख दो आप। और इस समिति ने हाईकोर्ट के लिए जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की, बिल्कुल सही बात है, हाईकोर्ट रखा था आपने जोधपुर के अंदर। और इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की, नहीं भाई ये गलत है, ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई थी, लेकिन इन तीनों की सिफारिश हुई थी कि राजधानी है वो जयपुर में रहेगी और लोक सेवा आयोग जो है आरपीसी का मुख्यालय वो रहेगा अजमेर के अंदर और हाईकोर्ट जो है वो अपने रहेगा जोधपुर के अंदर। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की थी? जो एक ही आंदोलन हुआ था बिलों को एकत्रित करने के लिए और 1921 के अंदर, जिसकी शुरुआत अपने मोतीलाल तेजावत जी ने नेतृत्व किया था इसका, तो वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका आपके ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि जो मातृकुंडिया है, रासमी गांव चित्तौड़गढ़, वहाँ से एक ही आंदोलन की शुरुआत होती है, 1921 में होती है। और किसने की? तो मोतीलाल तेजावत जी ने की थी। और मातृकुंडिया को आपको पता ही है, वहाँ वागड़ का पुष्कर भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मातृकुंडिया नामक स्थान। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री देखा जाए तो वो आपके आ जाएंगे माणिक्य लाल वर्मा। कौन थे भाई? तो माणिक्य लाल वर्मा जी है वो संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद माथुर सही है, बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरि नारायण शर्मा, नहीं ये गलत है भाई। मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता, बिल्कुल बलवंत सिंह मेहता जी के घर पे ही हुआ था ये मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। और झालावाड़ प्रजामंडल तो मांगीलाल भव्य, बिल्कुल सही है, लेकिन बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो पंडित हरि नारायण शर्मा ने नहीं की थी। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो भगत आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे भाई? गुरु गोविंद गिरी। तो भगत आंदोलन शुरू करने वाले अपने गुरु गोविंद गिरी जी रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? संस्था और स्थापना वर्ष दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। तो 65 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923, ये गलत दे रखा है। बाकी प्रताप सभा की स्थापना 1915 सही है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 बिल्कुल सही है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 बिल्कुल सही है, लेकिन मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में होती है, ये बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो आचार्य तुलसी अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता, बिल्कुल सही है। अणुव्रत आंदोलन किसने चलाया? तो आचार्य तुलसी जी ने चलाया था। गौरीबाई, वागड़ की मीरा कहते हैं, बिल्कुल सही है। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो गौरीबाई को कहते हैं। और छाबरमल शर्मा गजक गायक नहीं है भाई, छाबरमल शर्मा है वो गजक गायक नहीं है, ये क्रांतिकारी थे, तो ये तो गायक तो हो ही नहीं सकते। करपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री, बिल्कुल सही है। करपाल सिंह जी शेखावत जी ब्लू पोट्री के संस्थापक कह लो, जन्मदाता कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन ये ब्लू पोट्री संबंधित अपने करपाल सिंह शेखावत जी है। लेकिन इसका जो सुमेलित नहीं है वो आएगा छाबरमल शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, किस महाराणा ने महेंद्र राजसभा की स्थापना की थी? तो महेंद्र राजसभा की स्थापना करने वाले अपने कौन है भाई? सज्जन सिंह जी। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो 68 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह जी ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है कि डेथ ऑफ वारंट किसने बोला था? तो चंद्रवीर सिंह जी। कहाँ के शासक थे? तो बांसवाड़ा के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 7वें अधिवेशन की स्थापना करने वाले जवाहरलाल नेहरू जी थे भाई। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो उदयपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभत्स या दोहरी डायरसाई कांड बताया था? यानी कि किस घटना पर महात्मा गांधी जी ने ये कमेंट किया था कि डायर के कृत्य से दुगनी विभत्स और दोहरी डायरसाई भी, डबल डायरिज्म, किस घटना को बोला गया था? तो 70 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो निमोचना घटना हुई थी मई 1925 के अंदर अलवर के अंदर, तो उसके ऊपर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये घटना इतनी मतलब विभत्स है कि इसको दोहरी डायरसाई कहा जा सकता है, क्योंकि जनरल डायर ने जितने लोग मारे थे उससे डबल लोग तो या निमोचना हत्याकांड के अंदर मारे गए थे। तो 70 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भाई, निमोचना घटना मई 1925। संघ सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संघ सभा का प्रथम अधिवेशन है 1903 के अंदर होता है भाई। तो ये भी ध्यान रखना, संघ सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1903 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, 1857 की क्रांति के दौरान नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो 1857 के समय नसीराबाद के अंदर विद्रोह करने वाली बटालियन आती है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी आएगी भाई? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। इन्होंने स्पोर्ट्सवुड और न्यूबरी को वहाँ से मार के भगाया था और बगावत की थी। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, राजस्थान के किस वीर को बाणासुर के शहीद के नाम से भी जाना जाता है? यानी कि बाणासुर के शहीद, यानी कि उपनाम से जानते हैं उनको, बाणासुर का शहीद। तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर है वो आपके 2 है वो सही हो जाएगा कि मेजर शैतान सिंह जी जो है उनको बाणासुर के शहीद के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। बाणासुर के शहीद कौन है? तो मेजर शैतान सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, वह प्रत्यार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था? तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नाग भट्ट प्रथम जो है उन्होंने प्रथम बार जालोर को अपनी राजधानी बनाने वाले प्रत्यार शासक थे, नाग भट्ट प्रथम। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, आबू देलवाड़ा व सुनील टप्पा को किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में मिलाया गया? तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा फजल अली आयोग की सिफारिश पर आबू देलवाड़ा और सुनील टप्पा को राजस्थान के अंदर मिलाया गया। क्योंकि आबू देलवाड़ा को बाद में मिलाया, सिरोही का कुछ हिस्सा पहले मिला दिया, इसलिए हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि सिरोही का 2 बार एकीकरण हुआ था भाई, ठीक है ना। तो कौन सा आयोग? तो फजल अली आयोग की सिफारिश पर आबू देलवाड़ा और सुनील टप्पा को राजस्थान के अंदर मिलाया गया था भाई। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर 4 आपके करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 76 देखो, देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क स्थित है। यानी कि देश का 58वां टाइगर रिजर्व है जो कि माधव नेशनल पार्क है, वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि शिवपुरी मध्य प्रदेश के अंदर अभी 58वां टाइगर रिजर्व बना है जिसका नाम है माधव नेशनल पार्क। तो कहाँ बना है? तो शिवपुरी मध्य प्रदेश के अंदर। तो 76 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, हाल ही में 12वीं क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जयपुर के अंदर इसका अभी आयोजन किया गया था।
12वीं क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर के अंदर किया गया। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड सिल्वर जुबली समारोह के दौरान के दौरान दिए गए पुरस्कारों के संबंध में निम्न में से असंगत युग्म का चयन करो। तो सबसे पहले तो आईफा अवार्ड का जुबली जो समारोह था वो कहाँ आयोजन किया गया? तो जयपुर में किया गया। कब किया गया? तो मार्च 2025 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि आईफा अवार्ड सिल्वर जुबली समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो जयपुर। ठीक है ना। तो इसमें से अब देखना है कि सुमेलित नहीं है, इनकी असंगत कौन सा है। तो इसमें देखो सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो लापता लेडीज़ बिल्कुल सही है, लापता लेडीज़ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो कार्तिक आर्यन को मिला है, बिल्कुल सही है भाई। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो किरण राव को मिला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कीर्ति सेनन, नहीं ये गलत है भाई। तो इनकी 78 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका असंगत रहने वाला है, बाकी सभी संगत है। तो क्वेश्चन नंबर 79 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन दे रखे हैं आपको, 17 मार्च 2025 को राउत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 700 मेगावाट क्षमता वाली RAPP-721 से उत्पादन प्रारंभ किया गया था। और कथन नंबर 2 दे रखा है आपको, RAPP-7 स्वदेशी रूप से विकसित दाबित भारी जल रिएक्टर है, यानी कि D2O पर आधारित है। और क्वेश्चन कथन नंबर 3 दे रखा है, RAPP-7 और 8 इकाइयों से उत्पादन प्रारंभ हो जाने पर राउत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता 2580 मेगावाट हो जाएगी। तो इसमें से आपको देखना है कि सत्य कथन कौन कौन से रहने वाला है। तो इसमें भाई कथन नंबर 1, कथन नंबर 2 और कथन नंबर 3 तीनों ही सत्य है कि 17 मार्च को राउत भाटा के अंदर 700 मेगावाट की RAPP-7 की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। और D2O पर आधारित है, बिल्कुल सही है। और RAPP-7 और 8 इकाइयों से उत्पादन प्रारंभ होने पर राउत भाटा का जो कुल परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता हो जाएगी वो 2580 मेगावाट हो जाएगी, क्योंकि 700 मेगावाट की थी हो जाएगी और बाकी पहले की थी। तो इसमें आपके तीनों ही कथन सही रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी कथन 1, कथन 2, कथन 3 तीनों ही राइट है भाई। तो 79 का ऑप्शन नंबर 4 आपके सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं देखो, इन खेलों के दूसरे संस्करण का आयोजन मार्च 2025 में दिल्ली में किया गया। आगे बढ़ो। कथन नंबर 2 दे रखा है, निम्न इन खेलों में सर्वाधिक पदक हरियाणा ने जीते। ठीक है। इन खेलों में राजस्थान 64 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा है, बिल्कुल भाई। तीनों ही कथन इसमें सही है कि इन खेलों का जो आयोजन हुआ था वो मार्च 2025 में होता है और दिल्ली के अंदर होता है, दूसरा संस्करण था। और सर्वाधिक पदक बिल्कुल हरियाणा ने जीते हैं भाई। हरियाणा तो आपको पता ही ओलंपिक के अंदर भी सर्वाधिक मेडल लेके आता है, तो यहाँ पे तो लाएगा ही वो। तो हरियाणा सर्वाधिक मेडल वाला स्टेट हो गया। और इन खेलों में राजस्थान ने भी भाई अच्छा प्रदर्शन किया है, 64 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा है। तो राजस्थान वाले भी कम नहीं है भाई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर 4 आपके सही हो जाएगा कि कथन नंबर 1, कथन नंबर 2 और कथन नंबर 3 तीनों ही सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, मार्च 2025 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित फ्रिगेट जिसका हाल ही में जलावतरण किया गया वह है। तो इसमें देखो एक फ्रिगेट नामक कोई जहाज शिपयार्ड वगैरह है और उसको अभी जलावतरण किया गया था। तो वो क्या है? तो वो एक तपस्या, तो त्रिशूल तपस्या वगैरह से होते हैं, उसमें तपस्या श्रेणी का शिप नाव वगैरह है, तो उसको अभी जलावतरण किया गया। और कहाँ से किया गया? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से किया गया था, ठीक है ना। और मार्च 2025 में किया गया भाई। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर 2 आपके सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2024 हेतु किसे प्रदान किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि देश का जो साहित्य के क्षेत्र में जो सर्वोच्च सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का, वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि 82 का ऑप्शन नंबर 1 आपके सही रहने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा 25 से 31 मार्च तक आयोजित कार्यक्रमों के तहत मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसमें देखो भाई, राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई है, वो 25 से लेकर 31 मार्च के बीच में किया गया। और ये कहाँ किया गया? तो इसका आपके हो जाएगा कोटा के अंदर, क्योंकि शिक्षा की नगरी कौन सी है? कोटा है। तो कोटा से ये मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया। तो 83 का ऑप्शन नंबर 2 आपके सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 84 देखो, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना का विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना का विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया। तो किसे प्रदान किया गया?
तो 84 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि मन भर देवी है, उनको ये पुरस्कार दिया गया। तो ये नाम ध्यान रखना भाई, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि मन भर देवी की सुरक्षा सम्मान का ये उपना था, जो सुरक्षा और सम्मान जो पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया, तो मन भर देवी को दिया गया। ठीक है ना। तो 84 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना कहाँ की जानी प्रस्तावित हुई है, यानी कि आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना करना बजट के अंदर प्रस्तावित हुआ है, तो ये कहाँ पे करेंगे, तो इसका हो जाएगा भाई गोमरख धाम बाड़मेर के अंदर, यानी कि गोमरख धाम बाड़मेर में आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना किया जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 86 देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी कि निम्न में से कौन सा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो दक्षिण जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, और भला ये गुण हो गया, सुख भी एक भाव हो गया, घोड़ा भी एक व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन दक्षिण जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है भाई। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर 2। 87 देखो कि मिठास शब्द है, तो मिठास शब्द क्या है, तो मिठास एक भाववाचक संज्ञा है भाई, यानी कि भाव आता है कि ये चीज़ मीठी है, तो मीठी आप जब सुनोगे तो एक भाव आएगा आपके दिमाग के अंदर कि हाँ यार मीठी चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर 2 आपके सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 88 देखो भाई, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि कौन सी जो संज्ञा नीचे दे रखी है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, उसको आपको छांटना है, अलग करना है। तो लोहा एक जातिवाचक संज्ञा है, मकान सभी मकान तो एक जातिवाचक संज्ञा है, गाय भी एक जातिवाचक संज्ञा है कि हाँ गायों के समूह को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन शैशव ये एक अवस्था है भाई, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये शैशव अवस्था किशोर अवस्था होती है, वैसे एक शैशव क्या है अवस्था, यानी कि शैशव जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो 88 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखो, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ममता जो है वो भाववाचक संज्ञा है और सर्वनाम से बनी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके भाई 3 भेद है, कितने भेद हो जाएंगे, 3 भेद होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 91 नंबर क्वेश्चन, कोई आया है कौन सा सर्वनाम है, यानी कि कोई आया है, तो कोई आया है तो क्या है भाई, कौन आया है क्या पता, तो अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है कि भाई कौन आया, सुरेश आया, रमेश आया, दिनेश आया, तो कोई पता नहीं है इसमें कौन आया, तो ये अनिश्चित है, इसलिए कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, आप भला तो जग भला, यानी कि अगर खुद आप सही हो तो पूरा जग आपको सही लगता है, तो वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है, तो इसमें आप देखोगे कि व्यक्ति के खुद के बारे में बताया गया है कि अगर तू अच्छा है तो पूरी दुनिया तेरे लिए अच्छी है, और तू अगर खराब है तो पूरी दुनिया तेरे लिए खराब है, यानी कि वो कहता है ना कि जब आप किसी को क्या देख रहे हो वो आपकी नज़रों पर डिपेंड करता है कि आप अच्छा देख रहे हो बुरा देख रहे हो, अगर आप अच्छे हो तो अच्छा ही देखोगे और बुरे होंगे तो बुरा ही देखोगे, यानी कि ये व्यक्ति के खुद के बारे में बताया गया है कि निजवाचक सर्वनाम में कि आप भला तो जग भला, जब व्यक्ति के स्वयं के बारे में कुछ बताया जाता है तो वो आप निजवाचक सर्वनाम के अंदर आता है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वह शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है, तो वह शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए हुआ है, तो उसमें आपको छांटना है कि कौन से के अंदर हो रहा है। देखो, वह पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, वह पुस्तक अच्छी है, ठीक है, अध्यापक ने पुस्तकों की ओर देखकर कहा ये लाना वह नहीं, ये लाना वह नहीं, जो परिश्रम से पढ़ता है वह निश्चित सफल होता है, तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही रहने वाला है कि वह पुस्तक लाना, यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है कि वह पुस्तक जो है वो लेके आना, अन्य ही है कोई साइड में पड़ी है कि वह पुस्तक लेके आओ, तो इसने बोला अन्य पुरुषवाचक, तो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वह पुस्तक लेके आना। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण भाई मुख्यतः आप देखोगे कि वो 4 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना। तो विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो 94 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखो, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ है और विशेषण है, तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सुखी, तो सुख नामक संज्ञा से बना है सुखी, तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 96 देखो, किस क्रम में परिमाणवाचक विशेषण है, यानी कि परिमाण के बारे में बताया गया है, किसी मात्रा के बारे में बताया गया है, मापन के बारे में बताया गया है, तो इसमें जब आप देखोगे कि मोहन 2 किलो दूध पी गया, उस पुस्तक को पढ़ो,
सोवन 5 केले खा गया। कक्षा में 10 छात्र पढ़ते हैं। ये अगर आप देखोगे तो इसमें आपको नहीं लगेगा, लेकिन जब आप देखोगे 2 किलो दूध पी गया, तो इसमें 2 किलो लिखा हुआ है ना, ये एक परिमाण है भाई कि हाँ कितना है, तो 2 किलो है, निश्चित है कि तोल के दिया हुआ है 2 किलो ही है, ठीक है ना। तो परिमाणवाचक विशेषण कौन सा आ गया इसमें, तो ऑप्शन नंबर 1 में। तो 96 का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा भाई। अब देखो 97 नंबर आपको दे रखा है, सर्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक है, यानी कि सर्वनामिक विशेषण है वो कौन से क्रमांक के अंदर आने वाला है। तो 97 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि उस घर में मेरी सहेली रहती है। तो ये क्या हो गया, सर्वनामिक हो गया कि उस घर में क्या रहती है, उस घर में मेरी सहेली रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है, यानी कि जिसमें क्रिया के साथ क्रम भी प्रयुक्त हुआ है, तो वो क्रिया कौन सी सकर्मक क्रिया है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि काटना जो है वो आपकी एक सकर्मक क्रिया है कि जब भी काटना क्रिया आएगी तो इसके साथ क्रम भी आएगा कि क्या काट रहे हो आप, लकड़ी काट रहे हो, पेड़ काट रहे हो, तो कुछ ना कुछ इसमें कर्म आपके रहने वाला है भाई, ठीक है ना। ये क्रिया जो है वो बिना कर्म के आ ही नहीं सकती, इसलिए सकर्मक क्रिया कौन सी है, तो काटना जो क्रिया दे रखी है वो एक सकर्मक क्रिया है। 98 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही रहने वाला है। अब देखो भाई 99, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया कौन सी है, यानी कि अकर्मक क्रिया यानी कि उस क्रिया के साथ कभी भी कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, वो क्रिया बिना कर्म के आती है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, दौड़ना। अब दौड़ने में क्या कर्म आता है भाई, रमेश दौड़ रहा है, तो दौड़ने में क्या कर्म आ गया बताओ, तो दौड़ना एक अकर्मक क्रिया है कि इसके साथ कोई जरूरी नहीं है कि कोई कर्म आए और कभी भी इसके साथ कोई कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। तो 99 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखो, कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, यानी कि निम्न उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण जो है वो सकर्मक क्रिया का है। तो देखो, बच्चा सदा रोता रहता है, तो बच्चे तो सदा रोते ही रहते हैं भाई। और उसने अमरूद खरीदे, हिमांशु छत पर चढ़ गया, सोहन छत से गिर गया, ठीक है, हिमांशु चढ़ गया, सोहन ऊपर से गिर गया। और तो इसमें देखो भाई, इसमें कोई ऐसा कर्म नहीं है कि हाँ छत पर चढ़ गया तो क्या हो, छत पर चढ़ गया, सोहन छत से गिर गया, तो इसमें भी कोई ऐसा कर्म नहीं है। लेकिन उसने अमरूद खरीदे, क्या खरीदे, अमरूद खरीदे। जब आप किसी वाक्य में क्या से वापस अगर आंसर करोगे और अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो समझ आना कि उसमें सकर्मक क्रिया है। तो उसने अमरूद खरीदे, तो आप क्वेश्चन करो कि उसने क्या खरीदे, तो उसने अमरूद खरीदे, तो इसमें कर्म आ गया अमरूद। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आपके सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है भाई, ठीक है ना। तो 100 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 101 देखो, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। अब आपको देखना है कि कौन सी क्रिया के अंदर सकर्मक क्रिया नहीं है। तो सबसे पहले देखो, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ठीक है, चिड़िया आकाश में ही तो उड़ती है। किसान हल से खेत जोड़ रहा है, ठीक है भाई, हल से जोड़ रहा है, ओके। मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, ठीक है, फल खरीद रहा है, ओके। 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। तो इसमें जब आप देखोगे कि खेत जो रहा है, तो किससे जो रहा है या क्या जो रहा है, तो खेत जो रहा है, ठीक है। खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, तो फल खरीद रहा है भाई। और 3 छात्र पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, तो पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। लेकिन आकाश में जो दे रखा है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो इसमें कोई कर्म आपके नहीं है भाई। तो इसमें सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो 101 का ऑप्शन नंबर 1 आपके सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 102 देखो, जो कम बोलता हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। हम कहते हैं ना कि ये तो बहुत कम बोलता है, ये तो मितभाषी है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपके 102 का ऑप्शन नंबर 2 आपके सही हो जाएगा, मितभाषी, यानी कि बहुत ही कम बोलता है भाई। मित वही मतलब बहुत ही कम खर्च करता है, उसे हम बोलते हैं कि मित वही है, बहुत ही कम खर्चा करता है। और मितभाषी यानी कि बहुत ही कम बोलता है, उसे मितभाषी कहते हैं। और मृदुभाषी यानी कि जो बहुत ही मीठा बोलता है ना, शक्कर की तरह, उसे बोलते हैं मृदुभाषी, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर 2 आपके सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 103 देखो, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, यानी कि कुछ वाक्यांश दे रखे हैं और उसमें एक एक शब्द दे रखे हैं, और कौन सा शब्द है उस वाक्य के अकॉर्डिंग नहीं है, उसको आपको छांटना है। तो 103 नंबर क्वेश्चन देखो, बिना पल के गिराए देखना, तो निर्निमेष, पर्वत के नीचे की भूमि आदित्य का, और वह जो ऋण से मुक्त हो गया हो ऋण, इतिहास से संबंधित, तो ऐतिहासिक। लेकिन जो ये पर्वत के नीचे की भूमि दे रखी है ना, ये आदित्य का नहीं होता है, ये पर्वत के ऊपर की भूमि होती है, उसे कहते हैं आदित्य का, और पर्वत के नीचे की भूमि होगी उसे कहते हैं उपत्य का, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, पर्वत के नीचे की भूमि है वो ये सार्थक नहीं है, यानी कि 103 का
ऑप्शन नंबर 2 आपके गलत रहने वाला है अभी, असुमेलित है, सार्थक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104 को देखो, शीघ्र प्रश्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है कि जो बहुत जल्दी खुश हो जाता है, अभी नाराज भी बहुत जल्दी होता है, खुश भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो वो आपके हो जाएगा आशुतोष। यानी कि ये तो बहुत ही शीघ्र प्रश्न होने वाला व्यक्ति है कि अगर ये नाराज भी हो गया तो इसको बहुत जल्दी मना लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, तो उससे आप कह सकते हो आशुतोष। यानी कि आप तो आशुतोष हैं। क्या है भाई? आशुतोष। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 105 देखो, मार डालने की प्रबल इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? बोलते हैं ना कि इसको तो मार डालना चाहिए, यानी कि मार डालने की जो प्रबल इच्छा होती है ना, तो उसका एक अगर आप वाक्यांश के लिए एक शब्द देखें तो उसमें आपके आ जाएगा जिज्ञासु, जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या हो जाएगा कि इसको इतनी जिज्ञासा है कि ये तो मार डालने की प्रबल इच्छा, कि मैं इसको मार डालने की प्रबल इच्छा रखता है, इसका मतलब क्या हो जाएगी उसको जिज्ञासा भी, आप जिज्ञासा भी कह सकते हो। तो क्वेश्चन 105 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 106 देखो, किसी अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान किसी विशेष विषय की ओर आकृष्ट करने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाएगा? यानी कि किसी अधिकारी को अगर आप किसी समस्या के बारे में अगर सूचित करना चाहते हैं या उसका ध्यान खींचना चाहते हो तो आप एक पत्र लिखोगे। तो कौन सा पत्र लिखोगे? तो इसमें आपके रहने वाला है अर्धशासकीय पत्र। कौन सा रहेगा? तो अर्धशासकीय पत्र लिखोगे और बोलोगे कि महोदय जी जरा इस समस्या पे ध्यान दीजिए और इससे हमें छुटकारा दिलवाइए और इस समस्या का समाधान करो। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर 1 आपके सही रहने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर 107 देखो, अर्ध सरकारी पत्र के बारे में असत्य कथन है, यानी कि अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो असत्य रहने वाला है। इसमें प्राप्त करने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है और इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती है। बिल्कुल भाई, अर्ध सरकारी है तो उसमें आदेश तो आप दे नहीं सकते ना, रिक्वेस्ट कर सकते हो। और उसके इसमें ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पद का नाम लिखा होता है। बिल्कुल। और इसमें सबसे ऊपर कार्यालय, संस्था, विभाग का नाम और संस्था का उल्लेख होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर 1 जो आपको दे रखा है वो गलत रहने वाला है कि इसमें प्राप्त करने वाले को पद नाम से संबोधित किया जाता है। नहीं, प्राप्त करने वाले को नहीं, जो भेज रहा है उसको पद नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसमें 107 में ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 108 देखो, अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन का उचित तरीका कौन सा है? तो अर्ध सरकारी पत्र के अंदर आप किसी को संबोधन कर रहे हो तो आप उसको क्या बोलोगे? डियर सर या डियर मैम बोलोगे, यानी कि प्रिय श्री। यानी कि 108 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा कि उसको आप प्रिय श्री के नाम से संबोधित कर सकते हो अर्ध सरकारी पत्र के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 109 देखो, सामान्यतः कार्यालयों के द्वारा मूल्य सूची के प्रस्ताव मांगने एवं अन्य पक्षों के द्वारा मूल्य सूची प्रस्तुत करने की क्रिया कहलाती है। यानी कि कार्यालयों के द्वारा जो मूल्य सूची प्रस्ताव मांगते हैं और पक्षों के द्वारा मूल्य सूची प्रस्ताव की जाती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे कहते हैं निविदा। क्या कहते हैं भाई? निविदा के द्वारा आप कोई भी मूल्य सूची के प्रस्ताव मांग सकते हैं और मूल्य सूची के प्रस्ताव है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो निविदा के द्वारा आप प्रस्तुत कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो 109 का ऑप्शन नंबर 1 आपके सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखो भाई, निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं है। यानी कि निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं है तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा कि निविदा में संबोधन और अधोलेख है वो उल्लेखित नहीं होता है। बाकी निविदा पर पत्र जमा कराने की तिथि होती है, निविदा एक खोलने की तिथि होती है, कार्य या आपूर्ति का विवरण होता है। बिल्कुल कि भाई यहाँ पे ये कोई सड़क का कार्य आ रखा है तो इतने समय में पूरा होना चाहिए, इतना बजट है, इतना कुछ है और ये कार्य रहने वाला है, तो ये सब लिखा जाता है। इसमें संबोधन या अधोलेख वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो 102 का ऑप्शन नंबर 1 आपके सही रहने वाला है। 110 देखो, 111 नंबर देखो, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? सब्ज बाग दिखाने का मतलब है कि इसमें आपको प्रलोभन देना, कि आपको दिखाते हैं ना कि हाँ आप दुबई चले जाओ इतने पैसे हो जाएंगे, दुबई चले जाओ वो काम करोगे इतने सारे पैसे कमा लोगे। तो ये सब क्या होते हैं? सब्ज बाग दिखाना, यानी कि आपको एक प्रलोभन दिया जा रहा है, लालच दिखाया जा रहा है कि आप इतने पैसे कमा लोगे वहाँ जाकर, और वहाँ जाओगे तो क्या करोगे? आपका शोषण होता है वहाँ पे, इसलिए प्रलोभन देना। मतलब ये ध्यान रखना, आप सब्ज बाग दिखाने के मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि प्रलोभन देना। तो 111 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही रहने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर 112 देखो, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है। यानी कि मुट्ठी गर्म करने का मतलब है कि आप किसी को अगर रिश्वत दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि इसमें आप मुट्ठी गर्म करना। यानी कि किसी को रिश्वत देना, किसी को पैसे देना, वो होता है कि उसकी आज मुट्ठी गर्म कर दी। रिश्वत देना मतलब मुट्ठी गर्म करना। तो 112 का ऑप्शन नंबर 3 आपके सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 113 देखो, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का भावार्थ है। कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है कि इसमें आप जैसे होता है ना कि भाई कोरी कल्पना कर रहे हो तो केवल कागजी कार्रवाई करना, यानी कि आप वास्तविक रूप से तो कुछ कर नहीं रहे हो और कागजी कार्रवाई कर रहे हो कि ये कर देंगे वो कर देंगे,
तो वो होता है कि कागजी घोड़े दौड़ाना। तो क्वेश्चन 113 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन 114 मोर का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि निम्न शब्दों में से आपको छांटना है कि मोर का जो पर्यायवाची है वो नहीं है। तो सारंग इसका पर्यायवाची है, सिखी इसका पर्यायवाची है, और भेक भी इसका पर्यायवाची होता है, लेकिन कलापी जो है वो इसका पर्यायवाची, कलापी भी तो होता है यार, भेक नहीं होता है इसका पर्यायवाची। देखो कलापी बिल्कुल होता है इसका पर्यायवाची, मोर को कलापी कहते हैं, और सारंग तो होता ही है, और सिखी भी कहते हैं, लेकिन भेक ये बहुत गलत है, भेक मोर को नहीं बोलते हैं भाई। तो निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो भेक है वो मोर का पर्यायवाची नहीं है, और कलापी, सारंग और सिखी ये तीनों मोर के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 115 देखो, किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची है। तो अर्जुन के पर्यायवाची देखो कौन से युग में सभी है वो पर्यायवाची है। तो गुंडाकेश बिल्कुल है, धनंजय, धनंजय भी इनको कहते हैं, और पार्थ, तो श्री कृष्ण तो इनको पार्थ ही कहते थे, तो पार्थ, यानी कि इस पहले युग के अंदर तीनों जो शब्द दे रखे हैं वो अर्जुन के पर्यायवाची रहने वाले हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर आपके 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखो, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, कौन से शब्द दे रखे हैं, इसमें से कौन सा शब्द है जो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें आपके आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर 1, यानी कमला जो शब्द दे रखा है ये सरस्वती का पर्याय नहीं है। बाकी गिरा भी पर्याय शब्द सरस्वती को कहते हैं, वीणा पाणी भी कहते हैं, भारती भी कहते हैं, लेकिन कमला नामक शब्द है वो सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि 116 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 117 देखो, निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो बादल का पर्यायवाची नहीं रहने वाला है। तो बला हक ये बादल का पर्यायवाची है, जिमूत भी बादल का पर्यायवाची होता है भाई, अब्र भी पर्यायवाची होता है बादल का, लेकिन घनादान, ये घनादान जो है ये बादल का पर्यायवाची नहीं होता है, ध्यान रखना। तो 117 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 118 देखो निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है। तो इसमें देखो आपके आ जाएगा लोकोक्ति नंबर 1 दे रखी है, अक्कल बड़ी या भैंस, तो बिल्कुल लोकोक्ति है, और सांप छुछुंदर की गति होना, बिल्कुल ये भी गति इसका पर्यायवाची लोकोक्ति होता है, और सावन हरा ने बादो सूखा, बिल्कुल ये भी लोकोक्ति होती है भाई, लेकिन गांठ में कुछ न होना ये गलत है, ये कोई लोकोक्ति नहीं है कि गांठ में कुछ ना होना, ये बहुत ही गलत है और ये लोकोक्ति नहीं रहने वाली है। तो 118 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो लोकोक्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119 देखो, भागते भूत की लंगोट बली, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। यानी कि भागते भूत का अगर लंगोटी भी हाथ में आ जाए तो कुछ ना कुछ तो मिला भाई, तो यानी कि भागते भूत की लंगोटी बली, जो मिल जाए वही काफ़ी है। यानी कि एक तो आप बिना कुछ लिए रहते और एक लंगोट तो हाथ लगी कम से कम, इसलिए कहते हैं कि भागते भूत की लंगोटी भली। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके सही रहने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 120 देखो, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति के सामने उसका सही भावार्थ नहीं है। यानी कि लोकोक्ति और उसके भावार्थ दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सी लोकोक्ति का भावार्थ उसके सामने सुमिलित नहीं है। तो 120 में देखो, नेकी और पूछ पूछ, यानी कि भलाई में भला क्या पूछना, बिल्कुल कोई अगर आप सही काम कर रहे हो तो किसी की भी राय लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि नेकी और पूछ पूछ, यानी कि भलाई करने में भला पूछना क्या, सही है भाई। चुपड़ी और दो दो, यानी कि लाभ में लाभ, यानी कि चुपड़ी और दो, यानी कि एक लाभ हुआ उसके ऊपर और लाभ हुआ। जैसे आपका मान लो 4th ग्रेड में सिलेक्शन हो गया और फिर आपने 2nd ग्रेड का दिया, उसमें भी सिलेक्शन हो गया, यानी कि चुपड़ी में दो दो, लाभ ही लाभ भाई, मजे ही मजे। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 30 देखो, तीर नहीं तो तुक्का ही सही, यानी कि सबसे अलग विचार करना, नहीं, तीर नहीं तो तुक्का ही सही, इसका मतलब ये नहीं होता भाई, सबसे अलग विचार करना ये नहीं है। और जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि शक्तिशाली की ही संपत्ति है, बिल्कुल जिसकी लाठी उसके भैंस, जो ताकतवर होगा वही जीत पाएगा भाई। इसका मतलब है 120 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके सुमेलित नहीं है, इसका भावार्थ सुमेलित नहीं है। तीर नहीं तो तुक्का ही सही ये नहीं होता, इसका मतलब होता है कि आपको ट्राई करना चाहिए। जैसे तीर नहीं तो तुक्का ही सही, यानी कि आप किसी कार्य करने के एक तो छोड़ रहे हो पूरा, तो छोड़ो मत, उसको करो पूरा, ठीक है, शुरुआत करो उसको, आराम से वो हो जाएगा। तो इसका मतलब तीर नहीं तो तुक्का ही सही। तो इसमें 120 में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि ये इसका भावार्थ सुमेलित नहीं है। तो ये थी भाई आज आपके माइनर टेस्ट तीसरे का सॉल्यूशन, और कलाम एकेडमी का पेपर था। कलाम एकेडमी बहुत ही अच्छा पेपर बनाती है, और ये है इसका पूरा सॉल्यूशन माइनर टेस्ट तीसरा। और अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपना कोई दोस्त अगर तैयारी कर रहा है 4th ग्रेड की तो उसको भी आगे शेयर करना है। और 4th ग्रेड की क्यों, मैं तो कहता हूँ राजस्थान की किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सॉल्यूशन देखना ही चाहिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके के नए क्वेश्चन बन रहे हैं, वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ठीक है भाई, ये हो गया आज का सॉल्यूशन माइनर टेस्ट तीसरे का। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।